ठीक है, देखो ये आंसर तुमको पता नहीं होगी, मैं बता देती हूँ क्या बोला। Who obtained that an ideal constitutional keep the political elite good moral shape and provide lasting political excellence। ठीक है, मतलब एक जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कौन रखता है? एक पॉलिटिकल इलीट। बोले कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कौन रखेगा? एक पॉलिटिकल इलीट ही रखेगा। ठीक है, और जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर गुड मोरल शेप होगा। मतलब तुम कैसा चाहोगे कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बने? अगर तुमको कोई बोले कि तो बताओ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो तुम बिल्कुल ऐसा इमेजिनेशन करोगे कि सिर्फ तुम्हारा ही बेनिफिट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी ना जो तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो आइडियल होगी, क्योंकि तुम उसमें सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। ठीक है, तो बोल रहे कि जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको एक पॉलिटिकल इलीट ही बनाएगा, जिसमें अच्छा सब चीज अच्छा होगा, मोरल गुड होगा, है ना। बोला कि लास्ट लास्ट तक का पॉलिटिकल एक्सेलेंसी जो है ना अच्छी होगी। तो ये किसने बोला था? ये किसका आइडिया था? एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इलिट ही बना सकता है। और आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? गुड मोरल सेफ, प्रोवाइड लास्टिंग पॉलिटिकल एक्सेलेंट, मतलब उसमें हर चीज अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ रहेगा। मैं एक बार फिर समझा दूं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर सारा बात अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, बिल्कुल आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का, लेकिन उसको बनाएगा कौन? पॉलिटिकल इलीट। रखेगा कौन? बना के रख कौन सकता है? पॉलिटिकल इलीट। ये किसने बोला है? ये एरिस्टोटल ने बोला है। इंस्टीट्यूशन वगैरह का बात आएगा तो एरिस्टोटल ही हो जाएगा। ठीक है लक्ष्मी, एरिस्टोटल ने बोला है, याद रखना। ठीक है, आपसे याद रखना। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी। देख लो यहाँ पे क्या है, कोर, सेमी पेरीफेरी। कौन कौन? टू, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये वाला बोल। ऑप्शन सी बोली। मेरी बहन जो है उसकी शादी कराए। ऑप्शन सी क्या बोली? ऑप्शन ऑप्शन टू नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी ये वाला। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक मिनट में थोड़ा मैसेज कर दूँ, मैसेज कर। एक सेकंड। चलो मैं बता रही हूँ, समझना ठीक है अच्छे से। तुम बोली ऑप्शन बी। ठीक है, मैं मैं 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, समझना। इसको आज मैं पढ़ाऊंगी तो फिर तुम कभी मत भूलना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, कितने? 3। कौन कौन सा? 1909 वाला, 1919 वाला, और 1935 वाला। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि सेपरेट, ये 19 वाला में क्या बोला गया था कि सेपरेट ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बोला गया था। किसके लिए? फॉर मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या बोला गया था कि सेपरेट इलेक्टर चाहिए, किसके लिए भाई? तो मुस्लिम्स के लिए। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगी, मेन मेन बात बताऊंगी, और फिर सब गैप फिल करूंगी कि क्या किसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं भरूंगी इस फिल को, ये ऐसे कैसे आ गया पीडीएफ, समझना।
उसके बाद यहाँ पे जो बात होगा वो अभी मैं लिखूंगी, लेकिन इसका जो 1919 का जो मेन बात है ना वहां मैं लिखूंगी। यहाँ पे डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। डीआरकी, डीआरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। डीआरकी इंट्रोड्यूस, समझना लक्ष्मी, ठीक है। लेकिन देखो डीआरकी इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन प्रोविंसेस लेवल पर, और यहाँ पर डीआरकी को खत्म किया गया प्रोविंसेस वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, एबिलिश, बोला कि यहाँ पे खत्म कर दिया गया डीआरकी को। लेकिन कौन वाला, प्रोविंसेस लेवल वाला, ठीक है। प्रोविंसेस लेवल वाला डीआरकी को खत्म किया गया, और फिर डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, समझना, फिर डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पर। प्रोविंसेस वाला तो खत्म कर दिया और सेंटर वाला को फिर से इंट्रोड्यूस किया। देख लो, खत्म कर दिया गया प्रोविंसेस लेवल वाला, फिर से डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये बात याद रखना। हम लोग तीन चीज पढ़े इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 में क्या बोला गया, सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बात किया गया, है ना, कि इनको से ये दिया जाए, क्या नाम है, मुस्लिम्स को जो है सेपरेट, मुस्लिम्स को जो है सेपरेट ये दिया जाए, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम का जो होगा वो मुस्लिम ही वोट करेंगे, इस तरह से सिस्टम था। ये मेन बात 1990 की है। लेकिन 1999 का मेन बात क्या है, यहाँ पे डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। किस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। लेकिन 1935 का मेन बात क्या है कि यहाँ पर डीआरकी को खत्म कर दिया गया लेकिन प्रोविंसेस वाला और सेंट्रल लेवल पर फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बोलो ये तीन बात समझ में आई, ये तीन बात समझ में आई, ठीक है। ये जब हमेशा याद रखना तीन बात। मैं तुमको एक चीज और बता रही हूँ, रुक जाओ, ये मैसेज कर देगा, एक सेकंड। फ्राइडे समझ के कोई नहीं आई। नहीं, सुषमा मेरे को कल मैसेज की थी कि दीदी कल ही सुबह में ही मैसेज कर दी थी कि मैं नहीं आऊंगी, और आरसी लग रहा है हमको भूल गई होगी। उसको लगा होगा कि ये तो संडे संडे है और आज क्लास, ये फ्राइडे है, नहीं। लेकिन हम सोच रहे कि जल्दी जल्दी क्लास करा दे तुम लोगों का, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और देखो जितना प्रीवियस ईयर करोगी ना तुम लोगों के लिए बेटर है, ठीक है, तुम लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि क्लास से जो तुम्हारा ये बार बार रिवीजन होगा, मतलब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर ले तो समझो कि नेट उसके राइट उसके हाथ में होता है। पेपर वन और पेपर टू जब कर ले ना आदमी, समझ जाओ कि नेट उसके हाथ में है, ठीक है। तो इस वजह से मैं तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोच रही हूँ कि क्लास करा दूँ। आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगी, तो चलो ये हो गया ना सुषमा, ये लक्ष्मी, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो अब सॉल्व करो, क्या बोल रहा है कि खत्म किया गया डीआरकी को प्रोविंसेस लेवल पर और इंट्रोड्यूस किया गया, खत्म किया गया, किसमें खत्म किया गया बता दो, डीआरकी को कहाँ खत्म किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है ना, 1935, 1990 कहाँ, 1990 में तो इंट्रोड्यूस किया गया, देख लो 1990 में मैंने इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ 1935 में खत्म किया गया, ये वाला में इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे खत्म किया गया, लेकिन यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर वाला, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोविंसेस वाला, देख लो, एबिलिश द डीआरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस, है ना, और इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनोमी, मतलब उसको और पे पावर दे दिया गया। जब सेंटर पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया ना तो उसको और पावर दे दिया गया, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है, याद रखो। लो 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो।
ऑप्शन 3। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ऑप्शन 3 नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में पढ़ा देती हूँ कि क्या है पावर उसका। सुप्रीम कोर्ट वही से क्वेश्चन आया है, बोला ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट को ना कुछ कुछ पावर दिया गया है, ठीक है, कौन कौन सा पावर दिया गया है वो हम लोग एक बार देखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं तुमको इसलिए मतलब बता रही हूँ ना क्योंकि तुम मतलब तुम्हारे लिए तो ये नया है ना, बाकी मैं ये इंडियन पॉलिटी में पढ़ाई हूँ फारसी लोग को। ठीक है, इसमें चलो आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर दिया गया, पहले मैं उसका नाम लिख देती हूँ। एक का नाम है अपीलीट जुरिडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ तक अपना जुरिडिक्शन दे सकते। एक का नाम है अपीलीट जुरिडिक्शन, ठीक है ना। अपीलीट जुरिडिक्शन में, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग इन सब से रिलेटिव जो है वो अपना काम करेगी। मान लो कि कोई डिसीजन तुम्हारा हाई कोर्ट में लिया गया है, ठीक है, और हाई कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट में कौन सा, जैसे सिविल, क्रिमिनल, सिविल केस, क्रिमिनल केस या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो है हाई कोर्ट में चला हो या कोई अदर लोअर कोर्ट में चला हो, फिर तुम सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करती हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिस्कशन कर रही है, इसको बोलेंगे अपीलीट जुरिडिक्शन। ठीक है, एक पावर। दूसरा पावर का नाम है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, है ना। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या करती है समझना। ये ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर क्या क्या आती है, 2019 का क्वेश्चन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर जो पावर है, मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट सॉरी, सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है, ठीक है, या फिर वन स्टेट एंड टू मोर स्टेट, दो से भी ज्यादा स्टेट, क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, जब सेंटर और सेंटर के बीच में लड़ाई हो रही है, सॉरी सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, वन स्टेट और दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है ना। मान लो एक तरफ वेस्ट बंगाल है, दूसरी तरफ झारखंड और बिहार है, ये लोग मिलकर, तो ये लड़ाई को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस प्रॉब्लम, इस लड़ाई को रिजॉल्व करती है ना, सुप्रीम कोर्ट के इस पावर का नाम है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर देती है, तो ये कौन सा जुरिडिक्शन के अंदर आएगी, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। या सेंटर और जैसे वेस्ट बंगाल और नरेंद्र मोदी के बीच में लड़ाई हो रहा, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रहा, तो इस लड़ाई को भी कौन रिजॉल्व करेगा, तो कौन रिजॉल्व करेगा भाई, तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब रिजॉल्व करेगा तो इस पावर का नाम क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, फिर और एक पावर है जिसका नाम है तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अगर तुम्हारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाती है, ठीक है, तो उस लॉ को रिव्यू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को रिव्यू करती है ना, तो इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू पावर बोलेंगे। ठीक है, फिर एक और पावर है तुम्हारा एडवाइजरी, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, वो भी उसका पावर है, तो उसको एडवाइजरी जुरिडिक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला आ जाए। बोल रहा है कि एक स्टेट या दो स्टेट के बीच में लड़ाई होता है तो क्या, देखो यहाँ बोला कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन से रिलेटिव क्या सही नहीं है, तो यहाँ बोला कि लड़ाई हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक या दो स्टेट के बीच में, तो ये बिल्कुल सही है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। देख लो, दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में लड़ाई हो रहा है, ये भी जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आ रहा है। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम आर्टिकल 32 जो है
ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के लिए, तो ये भी सही है। मतलब ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक ना, जहाँ पे वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो वाइड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। मतलब देखो क्या बोला, जितने भी कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट और जितने भी ट्रिब्यूनल कोर्ट के केस होंगे, वो सारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी और वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएगी। गलत, मैं क्या बोली, कि जितने भी सिविल केस होंगे या क्रिमिनल केस होंगे, ठीक है ना, जो कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में चला होगा या कोई ट्रिब्यूनल में, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना ज्यूरिडिक्शन देती है, तो वो उसका अपलीट ज्यूरिडिक्शन है ना, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है। इस वजह से ये वाला गलत होगी, ठीक ना। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का वाइड ज्यूरिडिक्शन ये है कि जितने भी ट्रिब्यूनल और जितने भी कोर्ट है वो सब सुप्रीम कोर्ट के सब उसके अंदर आएंगे। नहीं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर सिर्फ आएगा एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में लड़ाई हो या सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाई हो, उसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है, तब वो हो गया तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसलिए तुम्हारा आंसर है डी। ठीक है, समझ में आया लक्ष्मी? ठीक है। अब अगर तुमसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि एक एक स्टेट और दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रही है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करी सुप्रीम कोर्ट, तो वो कौन से पावर के अंदर आएगी बताओ तो? हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से। और भी पावर है, मैं मेंशन नहीं की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। अच्छा, ये करेक्ट बात है पूछ रहा ना, करेक्ट। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इज ए करेक्ट रिगार्डिंग अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेशन पंचायत राज सिस्टम में देखती हूँ। तो कमेटी टू टायर पंचायत सिस्टम दैट जिला एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत एंड विलेज, नहीं विलेज के बारे में तो मेंशन भी नहीं करता है। मैं तुमको कोई बार बता देती हूँ। तुम तो इस बार फॉर्म नहीं ना फिलअप की हो, तो ये सब ना पीडीएफ। हाँ, तो ये ना तुम बार बार तुम पढ़ना, ठीक है, ये बार बार पढ़ना, जैसे तुमको याद हो जाए, ठीक है। मैं पहले भी आरसी लोग को ये सब क्वेश्चन करा चुके थे, उन लोगों के लिए थोड़ा इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम्हारे लिए नया है ना, तो इस वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ एकदम, तुम याद भी करना। अशोक मेहता कमेटी, ये कब आई थी? पहले क्वेश्चन ये पूछता है 1977, ठीक है। दूसरा कि कौन से गवर्नमेंट के अंदर आई, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन। ये अशोक मेहता कमेटी कौन सा गवर्नमेंट के टाइम में आई थी? जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन पढ़ दो, इन्होंने क्या किया। इन्होंने टू टायर बोला कि टू टायर होगी, टू टायर सिस्टम होगी, ठीक है। ये बात तो इन्होंने सही बोला, लेकिन टू टायर सिस्टम में कौन कौन होगा मैं बताती हूँ। बोला टू टायर सिस्टम में टू टायर सिस्टम में एक तो होगा तुम्हारा थ्री टायर, नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने थ्री टायर को रिप्लेस करके बोला टू टायर। तो टू टायर में होगा तुम्हारा, एक तो होगा जिला परिषद, जिला परिषद, और एक टायर में होगा मंडल पंचायत। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। दिस कमेटी रिकमेंडेड टू टायर पंचायत सिस्टम। जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज होगी और पंचायत होगी विलेज लेवल पर, जबकि इन्होंने पंचायत के बारे में मेंशन ही नहीं किया। जिला परिषद बोला होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये बात सही है कि जिला परिषद जो होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। ये बात इन्होंने सही बोला कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बोला कि मंडल पंचायत होगी, ठीक है।
मंडल पंचायत होगी। तो ये तो इन पंचायत पंचायत के बारे में मेंशन भी नहीं कर रहे, तो ये वाला जो वर्ड है ना ये गलत था, ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, फिर और हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला। एक नंबर तो मेरा गलत हो गया। हाँ, और मैं बता रही हूँ देखो, और इन्होंने बोला जैसे चार सी आई, मैं थोड़ा आरती को ऐड कर लेती हूँ। भूल गए थे आरती क्या? आरती भूल गई थी। हाँ वही तो बोल, लक्ष्मी और हम लोग वही बात कर रहे हैं, भूल गए यार। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। नींद नहीं आ रहा था जिसकी वजह से बहुत लेट हो गया मेरे सोने में। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा तो मॉर्निंग में नींद नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, चलो देखो ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, समझना। एक रिकमेंडेशन इन्होंने किया टू टायर के बारे में, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने। सब इसको याद कर लेना कि अशोक मेहता कमेटी 1997 की है। कौन सी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। इन्होंने टू टायर सिस्टम के बारे में बोला। एक टायर होगी जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरी होगी मंडल पंचायत। ठीक है, हो गया। फिर इन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन ये किया, सीट जो है, सीट जो है ना, सीट होगी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक ना। और ये क्या होगी? रिजर्व होगी। क्या होगी भाई? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीट होगी वो रिजर्व होगी। ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे। किस पे? पॉपुलेशन के बेस। आ जाओ दूसरा नंबर हेडिंग देखो क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर हेडिंग, सीट होगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रोटेशन बेसिस पे। जबकि यहाँ पे क्या मैं बताई हूँ कि पॉपुलेशन के बेस पे, सॉरी मैं लिखी नहीं हूँ, मैं लिख दे रही हूँ कि सीट रिजर्व होगी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट होगी लेकिन पॉपुलेशन के बेस पे। तो ऑप्शन सी कैसे गलत हुआ? जो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी में बोला कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में सीट रिजर्व होगी लेकिन रोटेशन बेस पे। ये वाला वर्ड गलत है। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होंगे वो जिला परिषद के पंचायती मेंबर होना जरूरी है, ये बोल रहा। मैं एक बार बता रही हूँ, जितने भी तुम्हारे मेंबर होंगे, ऐसा कोई बात नहीं बोला गया है, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं बोला गया है। मैं क्या बोली कि इसमें जिला परिषद में तुम्हारे जिला परिषद होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं बोला गया कि जितने भी मेंबर होंगे वो सारे ही तुम्हारे जिला परिषद के मेंबर होंगे। ये गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है। इस वजह से तुम्हारा डी भी गलत हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि नया पंचायत होगा, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ भी कि नया पंचायत होगा। यहाँ पे नया पंचायत शुड कीप सेपरेट बॉडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत। मतलब पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए एक नया पंचायत होगा, तो ये बिल्कुल सही है। कहाँ गया ये वाला? बाकी तुम देखो सब में ना मैनर मैनर गलती है, हर जगह मैनर गलती दिया हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैनर इतना दूर गलत है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाला में इतना दूर गलत है। और इसलिए बोला था जरूरी है कि बस जिला परिषद का मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट से ही होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट से ही होंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बोली हूँ, ये नहीं बोली कि सारा डिस्ट्रिक्ट से ही होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलो, ये कंप्लीट हो गया ना, समझ में आया आंसर? तुम लोगों दोनों को ये वाला समझ में आया ना? हाँ नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 74। तू बोली, ठीक है, बोलो सुषमा। ये लक्ष्मी बोलो। हाँ ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बोली। जो तुम लोग सही कर रही, मैं उसको उतना नहीं समझा रही हूँ। तुम यहाँ पे क्या बोल रहा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस देती है, तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 74 के अंदर आती है। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। किसने बोला इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो? ग्रैनवेली ऑस्टिन।
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। कैरल ऑस्टिन बोलते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या है? सीम सीम लेस बेब है, ठीक है ना? सीम लेस बेब है। कौन बोलता है भाई? तो गॉर्विन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। सीमलेस बेब है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल ये है। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। कल पढ़ाई हूँ ये वाला। कल ही पढ़ाई। चलो अच्छा। Who among the following is a Supreme Court judgment, live stream of सुप्रीम कोर्ट केस प्रोसीडिंग? कौन सा केस में तुम्हारा लाइव स्ट्रीम हुआ था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन 4। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलो। पता नहीं पता है। नहीं आरसी, ऑप्शन 4 तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 होगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा जजमेंट पूछ रहा ना कि कौन सा जजमेंट तुम्हारा लाइव स्ट्रीम हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले तो समझो लाइव स्ट्रीम का मतलब क्या है ना। लाइव स्ट्रीम का मतलब, अच्छा एक नंबर पर समझ लो ये कौन सा केस के बारे में बोल रहा है। इंद्र इंद्र जय सिंह, ठीक है। इंद्र जय सिंह केस जो है ना, ये लाइव स्ट्रीम हुआ था। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था और तुम्हारा केस चल रहा था, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा ये केस चल रहा था, इंद्र शहानी केस। लाइव स्ट्रीम में मतलब क्या होता है कि तुम्हारा एक वीडियो, मतलब तुम्हारा क्या रहा है, तुम देखी होगी कि यूट्यूब पे सब कोई वीडियो बना बना के, लाइव वीडियो बना के डालता है, तुम्हारा रील्स बना के डालता है, रील्स बना के डालता है। और उसके बाद तब तुम लोग देखते होगे ना, डेली लाइफ का सब डालता है ना, ब्लॉग बना के लाइव, अब हम ये करने जा रहे हैं। उसी तरह जब तुम्हारा ये केस भी चल रहा है ना, चल रहा था ना, तो इंद्रजय सिंह वाला केस, तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम किया गया था, ठीक है ना। मतलब सीसीटीवी वगैरह को लगा दिया गया था, फुटेज वगैरह को। हाँ मैं बता दे रही हूँ एक बार। मतलब क्या होता है तुम्हारा, सीसीटीवी हो गया, क्या, या कैमरा हो गया, या वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, पूरा लगा दिया जाता है। और उसके बेस से और उसी वहीं पे तुम्हारा जजमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला था लाइव स्ट्रीम केस। तो ये वाला कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये हुआ था तुम्हारा इंद्र जय सिंह केस में हुआ था। कि पूरा मतलब कोर्ट में पूरा सीसीटीवी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग लगाया था। बहुत सारा केस ऐसा होता है ना कि पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए, अंदर ही होगा। जैसे कि खास करके जो तुम्हारा रेप केस वगैरह होता है, तो इसमें पब्लिक को इंटर होने नहीं देता, ठीक है। कि ऐसे जो विक्टिम है उसका ये नहीं हो जाए। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है कि जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, लाइव स्ट्रीम होता है, कि लोग उसको देखें, ठीक है। लाइव ही अंदर क्या चल रहा है वो बाहर दिख रहा है, सीसीटीवी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो उसी को लाइव स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। या ऑडियो वीडियो लगा, मतलब रियल टाइम अंदर चल रहा है तुम्हारा वीडियो, यहाँ अंदर तुम्हारा, मान लो ये जज बैठा हुआ है, ठीक है। जज जजमेंट दे केस सुना रहा है, और बाहर से भी आदमी देख सक रहा है उसको, टीवी पे भी उसको देख रहा है लाइव स्ट्रीम, यहाँ केस का क्या सुनवाई हो। टीवी उवी में देखी होगी बहुत सारा, कि पुराना जमाना का मूवी में बहुत दिखाता था कि कोई बड़ा आदमी है या कोई है हीरो, उसका केस चल रहा और सब आदमी लोग बैठ के टीवी से देख रहा है। देखी हो कभी? कोई हीरो हीरो रहता है, उसका केस केस हाँ कोर्ट में चल रहा और सबको टीवी में बैठ के देख रहा है ना, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हीरो को सजा नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से। इसी को लाइव स्ट्रीम बोला जाता है। और ये इंद्र जयसिंह के केस में हुआ था, ठीक है। देखो इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है, ये देखो नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया से कौन सा पार्टी नॉर्थर्न, नेशनल पीपल्स पार्टी। अच्छा तुम लोगों को याद नहीं।
चलो ये तो मैं पढ़ाई हूँ, तुम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी। बिहेवियर अप्रोच का मतलब, ठीक है, बोलो लक्ष्मी, बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या? जहाँ पे साइंस यूज होगा, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर का स्टडी किया जाएगा, है ना, वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ द बिहेवियर लीडरशिप का नहीं, ये नहीं होगा आंसर। साइंस वाला मेन आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। रिक्स का ना, रिक्स का, ये पढ़ाई हूँ, ये पढ़ाई हूँ मैं तुम्हें। आइडियोग्राफिक टू नॉर्मेटिव ऑप्शन 2 बोली। हाँ दी ऑप्शन 2। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द ट्रेन द नोटिस बाय द इफ डब्ल्यू पब्लिक, क्वेश्चन कुछ गलत बोला, ट्रेन नोटिस बाय इफ डब्ल्यू, ये तो सारा ही है ना, ऑप्शन 2 बोली ना, आइडियोग्राफी टू नॉर्मेटिव। एक मिनट, एक मिनट, इको नहीं, इको ये तो गलत है ना, ये भी गलत है। एम्पिरिकल से नॉर्मेटिव नहीं, ये गलत है। हाँ बिल्कुल भी सही बोली, आइडियोग्राफी से नॉर्मेटिव हुआ था और नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल गया था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा ये भी टेलर भी पढ़ाई हूँ, सटासट क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई देर ना लो। हार्मोनी एंड कोऑपरेशन, बोलो लक्ष्मी। बिल्कुल, हार्मोनी एंड कोऑपरेशन, मेंटल रेगुलेशन का मतलब क्या है? वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो हार्मोनी एंड कोऑपरेशन वाली होनी चाहिए, उसी को मेंटल रेगुलेशन बोलते हैं, है ना। ब्यूरोक्रेसी मॉडल के बारे में ड्रॉबैक क्या है, खराब चीज क्या है? 3 नंबर। हाँ, यहाँ पे नॉर्मेटिव मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है बोला, नॉर्मेटिव फैक्टर नहीं है, ये सब नहीं है, बस रूल्स रेगुलेशन ये सब है। तो सी जो है ना, ये ड्रॉबैक है। which who among the following the first president National Consumer Dispute Redressal Commission? बालाकृष्ण इरादी, ऑप्शन 1। बोलो। हाँ बिल्कुल सही। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस कमीशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो जस्टिस जी बालाकृष्ण इरादी। एक बार आंसर, ये सब क्वेश्चन को रट लेना तुम लोग से, ठीक है, क्योंकि ये कोई डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन नहीं ना, इसलिए। 26 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बता दो मुझे, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा, क्या नहीं, क्या सही है देखो इसमें। ऑप्शन नंबर 2 रेजोल्यूशन, ऑप्शन 2 ऑफ द कैबिनेट। हाँ बिल्कुल। क्या नीति, हाँ बिल्कुल, नीति आयोग जो है ये बना कैसे है? यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के बेस पे बना, ना कि कोई एक्ट है, ना तो कोई एग्जीक्यूटिव, ना तो प्लानिंग ऑर्डर से, प्लानिंग कमीशन के ऑर्डर से फॉर्म हुआ, नहीं, ये रेजोल्यूशन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से फॉर्म किया गया है। 27 देखो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बोलो और। क्योंकि यहाँ फ्री चेकअप नहीं होगा। ठीक है, फ्री चेकअप होता है ना? हाँ होता है, फ्री चेकअप होता है, इसमें नहीं होता है, मतलब ऐसे तो होता है, मतलब हमेशा ये होता है, क्या नाम हमारा, ये बैठता है तुम्हारा। हाँ, हाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी में ये तो नहीं होता है। हाँ चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या 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 इसका फीचर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी क्या है। तो ये एक तरह का मतलब लोगों को, मतलब जैसे कि प्रेग्नेंट वीमेन, मैं बता रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि फूड सिक्योरिटी देना, ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी मतलब कि जैसे प्रेग्नेंट वीमेन होती है तो उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो बिना खाना की वजह से जब वो बच्चा डिलीवरी करती है, जो गरीब वीमेन रहती है, तो उनका क्या होता है, बच्चा या तो डेथ हो जाएगा या फिर माँ का डेथ हो जाएगा। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है ना, वीमेन, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको फूड प्रोवाइड करना,
ठीक है, जब तक का मतलब उसका होगा तब तक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि और भी बहुत सारा था, जैसे पुअर जो गरीब जो मतलब जो तुम्हारा हाउस होल्ड होती है, पुअरिस्ट बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एल्डेस्ट women of the household to be head of the household for the purpose of the इसी राशन कार्ड। हाँ ये भी बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये बात बोला है कि मतलब एक मिनट, हाँ जो गरीब पुअरिस्ट जो हाउस हाउस होल्ड होते हैं ना, चिल्ड्रन हाउस होते हैं ना, उनको ना मंथली पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, मंथली पैसा दे दिया जाता है कि वो लोग अपना सर्वाइव करें, क्योंकि गरीब होते हैं। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है वो मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लेस देन 6,000 से नीचे नहीं होता, नहीं लेकिन 6,000 से, ओ हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, उनको ना मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। जैसे बच्चा जब हो गया पैदा, तो उन लोगों को ना पैसा दिया जाता है, 6,000 रुपया दिया जाता है प्रेग्नेंट वीमेन को 6,000 पैसा दिया जाता है। लेकिन ये जो पैसा होता है, बोला 6,000 से कम नहीं होता, तो बिल्कुल सही बता, तुम 6,000 ही मिलेगा। ये कैश जो होता है ना, 6,000 ही दिया जाता है। ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन जो वो बच्चा डिलीवरी करती है तब। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारा इसमें स्कीम आया था, जैसे मिड डे मील स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये सब आया था। कि मिड डे मील में क्या है कि वहां पर भी फ्री खाना खिलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जो प्रेग्नेंट वीमेन विल बी इंटाइटल फॉर फ्री चेकअप इन आंगनबाड़ी, मतलब बोल देगा कि आंगनबाड़ी में जाके आपको फ्री चेकअप कराना। आंगनबाड़ी में चेकअप नहीं होता, खाना दिया जाता है बच्चों लोग को, याद है, पढ़ी हो ना तुम लोग आंगनबाड़ी के बारे में, ये गलत चीज है। ठीक है, फ्री चेकअप तो तुम्हारा निकलता है, लेकिन इसमें नहीं निकला था। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम जाके आंगनबाड़ी में जाके तुम फ्री चेकअप कराओ, बिकॉज के आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना खिलाया जाता है, ना कि चेकअप होता है। ठीक है, हाँ खाना दिया जाता है। तो इस वजह से भी तुम्हारा ये जो तुम्हारा है ना गलत हो गया। और यहाँ पे रूरल, इसमें जो है ना रूरल लोगों को, रूरल, ये मैं पढ़ाऊंगी जब पब्लिक पॉलिसी पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। रूरल को कवर किया गया था 75%, और अर्बन को कवर किया गया। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो ये प्रेग्नेंट वीमेन के लिए या जो गरीब वरिष्ठ वीमेन है, उन लोगों के लिए जो कवर किया गया था, ये 75% तो विलेज के गांव को कवर किया गया था, विलेज में जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है वो, और 50% कवर किया गया था अर्बन को, मतलब सिटी वगैरह। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी 1913 वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि आंगनबाड़ी में भाई खाना खिलाया जाता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ये बात याद रखना, ठीक ना। ये अच्छा है, मैं पढ़ाऊंगी ये वाला, ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तुम, ठीक है? बाकी ये हो गया ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ सही बोली, 22 जनवरी क्या बोला, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द स्टेट थॉट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रिजोल्यूशन कब बना, तो 22 सितंबर 1947। रट लो ये वाला, लक्ष्मी रट लो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रिजोल्यूशन कब पास हुआ, कब बना, कब से हुआ, 22 जनवरी 1947। ठीक है, थ्री लिस्ट है ना यूनियन लिस्ट, इसमें से इनकरेक्ट क्या है, WRC 2 नंबर, अच्छे ठीक है। और बताओ सुषमा तुम, ठीक है चलो, हाँ आरसी सही बोली बिल्कुल, 2 नंबर होगा। और मुझे पहले तुम लोग ये क्वेश्चंस बता दो कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है ना 97 यूनियन लिस्ट में, मैं सब बताऊंगी। तो पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, ये कौन से लिस्ट के अंदर आएगी, सॉरी कौन से शेड्यूल के अंदर आएगी।
ये जो लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट, तुमको पता ना इंडिया में जो काम होता है सेंटर का वो 3 लिस्ट पे होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंक्रीट लिस्ट। यहाँ पे ऐसा ऐसा लॉ, ऐसा ये जहाँ पे गवर्नमेंट ही सिर्फ लॉ बनाएगी, यहाँ पे स्टेट बनाएगी, और कुछ ऐसा जहाँ पे स्टेट का भी पावर है और सेंटर का भी पावर है। तो जहाँ पे स्टेट का भी पावर है, सेंटर का भी पावर है, तो उसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे एडुकेशन, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट को एडुकेशन पे कोई पॉलिसी बनाना है, अगर गवर्नमेंट को एडुकेशन के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये गवर्नमेंट में एडुकेशन पे जो पॉलिसी बनेगी ये दोनों लिस्ट के अंदर आएगी, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर भी आएगी और सेंटर के भी अंदर आएगी, ठीक है ना। एडुकेशन कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। इस तरह से इंडिया में फंक्शन को, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना, कौन सा सब्जेक्ट पे कौन कितना, मतलब स्टेट को कितना सब्जेक्ट पे काम कर सकता है, यूनियन कितने सब्जेक्ट पे काम कर सकता है। यहाँ पे बोला कि एज ए नाउ, अभी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना, 3 लिस्ट स्टेट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्रीट के बारे में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ाती हूँ, ठीक है, याद रख लेना। देखो भाई चेंज होते रहता है, अगर अभी मैं पढ़ाऊँ हो सके एग्जाम में तो चेंज हो जाए, लेकिन अभी याद करना। बोला अभी जो तुम्हारा है, तो यहाँ पे कंकरेंट का बारे में दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना, ये सब के बारे में दिया हुआ, लेकिन यूनियन लिस्ट के नहीं दिया हुआ। देखो भाई, जब तुम्हारा अर्ली का पूछे ओरिजिनली यूनियन लिस्ट कितना था, यूनियन लिस्ट, अगर तुमसे पूछे ओरिजिनली स्टार्टिंग में कॉन्करेंट लिस्ट कितनी थी, स्टार्टिंग में अगर तुमसे पूछे कॉन्करेंट लिस्ट कितनी थी, सॉरी यूनियन लिस्ट कितनी थी ओरिजिनली स्टार्टिंग में, तो था तुम्हारा था 97, ठीक ना। 97 सब्जेक्ट पर यूनियन काम कर सकता है स्टार्टिंग में, याद रखो स्टार्टिंग में। लेकिन नौ डेज अगर तुमसे पूछे कि आज, प्रेजेंट में लिख दोगे, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे पे यूनियन लिस्ट में, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे में 99 सब्जेक्ट पर सेंटर काम करेगी। कितना पे, 99 सब्जेक्ट पर सेंटर काम करेगी, है ना। देख लो चेंज हो गया, तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ओरिजिनली तुम्हारा यूनियन कितना, यूनियन लिस्ट पे सेंटर कितना काम कर, सॉरी, ओरिजिनली यूनियन कितने सब्जेक्ट पे काम करती थी, 1997, लेकिन आज कितने सब्जेक्ट पे काम करती है सेंटर, 1999, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये वाला याद करो, उसके बाद में दूसरा बता रही हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, अभी स्टेट लिस्ट के बारे में समझो। ओरिजिनली, फिर मैं ओरिजिनली भी लिखूंगी, क्या होगा इसका, शेड्यूल 7 7 शेड्यूल होगा, हाँ 7 शेड्यूल, ठीक है। अभी मैं वो भी बताती, पहले मैं ये क्लियर कर देती फिर वो बताती, ठीक ना, लक्ष्मी। चलो, ऐसे आरती सही बोली। स्टेट लिस्ट, अगर तुझे पूछे कि ओरिजिनली स्टेट कितने लिस्ट पे काम करती थी, ओरिजिनली पूछे, तो हो जाएगा तुम्हारा 61, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 61, है ना। लेकिन आज पूछे कि कितने सब्जेक्ट पे काम करती है, प्रेजेंट डे कितने सब्जेक्ट पे स्टेट काम करती है, तो 66, ठीक है, समझ में आ गया। 66 लिस्ट पे जो है काम करती है ना, 66 लिस्ट पे काम करती है, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछे कंकरेंट लिस्ट के बारे में, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ओरिजिनली पूछे तुमसे, ओरिजिनली तुम क्या लिखोगे, ओरिजिनली 47, लेकिन प्रेजेंट पूछे, प्रेजेंट, तो हो जाएगा 52, याद हुआ। यूनियन जो है वो ओरिजिनली 97 लिस्ट पे काम करता था जब आया था, लेकिन आज जो है यूनियन, जो सेंटर जो है 99 सब्जेक्ट पे काम करती है, इसको पावर दिया गया कि आप 99 सब्जेक्ट पे काम करो। लेकिन स्टेट जो है ओरिजिनली 61 सब्जेक्ट पे काम करती थी, लेकिन आज प्रेजेंट डे में 66 सब्जेक्ट पे काम करती है। कंकरेंट लिस्ट जब आई थी, ओरिजिनली
47 सब्जेक्ट पे काम करती थी, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट डे 52 सब्जेक्ट पे काम करती है। ये वाला तुम्हारा पूरा चार्ट समझ में आया। क्वेश्चन देखो, स्टेट लिस्ट हाँ 61, 52 कॉन्करेंट, प्रेजेंट वाला 47, बिल्कुल सही है। तो बी ये तुम्हारा गलत, आर से सही बोली थी आंसर। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, उसके बाद में दे रही। मैं आज 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आई हूँ, जैसे कल मैं ये वाला पीडीएफ को कंप्लीट कर दूँ। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी भी नहीं करा रही हूँ, है ना, मुझे जो लग रहा है कि समझाना, मैं समझा दे रही हूँ, और जो जल्दी वाला क्वेश्चन है मैं उसको जल्दी सॉल्व कर दूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं बता दे रही हूँ। द नेगेटिव मेथड ऑफ एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल थ्रू द पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू अगर कोई वो एक्सरसाइज कर रहा कंट्रोल नेगेटिव मेथड यूज करके, इसमें विच इज द लिस्ट यूज, विच कौन सा लिस्टेड यूज है इंडिया में, बहुत कम कौन सा यूज किया गया क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है, आंसर मैं बता दे रही हूँ, इम्पोजिंग ऑफ ऑप्शन 1 हाँ कैश फाइन, ये बहुत कम है। ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी एक बार ऐसे रख लेना। ठीक है, एक बार पूछता उसके बाद नहीं पूछता। ये बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ तुम लोग का है। टॉप मैनेजमेंट हैंड, ऑप्शन 2 हाँ भाई एकदम से बिल्कुल सही है। एक मिनट रुको, तो ये क्या है तुम टॉप मैनेजमेंट बोली ना, हाँ 31 बिल्कुल सही। चलो, ये तो तुम लोग ऐसे ही सॉल्व करोगी, आयर में पढ़ाई। रॉबर्ट कॉक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ है, रॉबर्ट कॉक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कल मैं ये वाला पढ़ाई हूँ तुमको। देखो, तो सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है बता दो। जॉन हर्ट्स ऑप्शन 1 जॉन हार्ट्स, हाँ। सिक्योरिटी डायलेमा, अगर एक मिनट में यहाँ पढ़ा देती हूँ। सिक्योरिटी डायलेमा ये तुम्हारा डिफेंसिव रियलिज्म से जुड़ा हुआ है या न्यू रियलिज्म से, लेकिन इसको क्वाइन किसने किया है, जॉन हार्ट। चलो, ये तो तुम लोग बहुत इजीली बता दोगे। पावर को मैक्सिमाइज करने के बारे में कौन बात करता है, मैं पढ़ाई हूँ तुम लोगों को। जॉन मैशमीर ऑप्शन 4 जॉन मर्सियामर एक बोलता है पावर को मैक्सिमाइज करो, एक बोलता है पावर को मिनिमाइज करो। तो जो मिनिमाइज करने के लिए बोलता है वो होता है डिफेंसिव रियलिज्म। इसके अंदर आ जाएंगे केनेथ वॉल्फ। और एक बोलता है मैक्सिमाइज करो पावर को, ठीक है, यानी ऑफेंसिव रियलिज्म। और ऑफेंसिव रियलिज्म का जो थिंकर है वो है जॉन महर्समायर। चलो, आंसर बन गया। अरे बाप रे, उसके बाद भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग इजिली कर लोगे, जल्दी करो। अलेक्जेंडर वेंडेट ऑप्शन 1 एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, बिल्कुल इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। चलो, कल मैं तुम लोगों को क्लास में ही करवाई हूँ 26/11। ओ नहीं सॉरी, ये इंडिया का है देखो। 2008 हाँ, लेकिन मैं इसको पढ़ाई तुम लोगों को इसमें फॉरेन पॉलिसी में 26/11 में तुम लोगों को पढ़ाई हूँ फॉरेन पॉलिसी में। बोलो लक्ष्मी। हाँ दी ऑप्शन 2 बिल्कुल। चलो, हाँ, 26/11 जो अटैक था ना, ये तुम्हारा एक टेरर अटैक था। ठीक है, बोले कि 2008 में मुंबई मुंबई अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, 26/11 अटैक। ठीक है, और ये अटैक किसने किया था, तो लश्कर ए तैयबा ने, जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा। ठीक है, चलो हो गया। वंदे भारत मिशन,
Option 1. ओके, हाँ चलो बताओ लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, तुम जो क्वेश्चन, इसका पता नहीं है तो अच्छा ठीक है, जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हुआ तो उसको तुम फिर से रात में रिवीजन करना, ठीक है। क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है, हाँ एक बार में याद नहीं होता है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जो तुम मतलब आंसर नहीं दे पा रही हो ना, उसको क्या करना, याद कर लेने में, ठीक है। आरसी क्या बोली, आरसी 1 नंबर ना। हाँ, कब स्टार्ट हो, ये कब स्टार्ट हुआ था, तुम बता सकती हो? वंदे भारत मिशन जो है लॉन्च कब किया गया था, मुझे बता दो। 2020 में, नहीं 2020। क्यों? इंडियन सिटीजन को कोविड 19 पैंडेमिक का पीरियड था, ठीक है। इंडियन सिटीजन को अब्रोड से लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया? 2020 याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। पूरा मैं डेट लिख देती हूँ, 7 मई 2000, ठीक है, 7 मई 2000। मेरा ना चार्ज खत्म हो गया, मैं देखूँ एक्चुअल में ना दो चीज़ ना तुम्हारा, एक तो पेन टैब भी चलती है, चार्ज बता नहीं रहा, एक तो पेन टैब चलती है ये, तो इस वजह से ये हो रहा था, ठीक है। वंदे भारत मिशन जो है कब लॉन्च हुआ था, इंपोर्टेंट डेट है 7 मई 2020। जल्दी से नाम का बता दो, नाम का फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँ। 1961. 1961, बिल्कुल 1961 हो गया तुम्हारा। ये वाला भी एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, 39 वाला, ये मैं पढ़ाई हूँ Option 4. 2014. बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल वेरी गुड। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बता दो तो। रिटेन बाय लैनिन, लैनिन ने इसमें से कौन सा बुक लिखा है, बहुत बार पढ़ा। A और B. Option 4. ए और बी, बिल्कुल ए और बी पढ़ाई हूँ। व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, सारा ही पढ़ा हुआ है ना। और जो एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो मैं आज से क्लास यहीं तक रख रही हूँ, बाकी कल करती हूँ, ठीक है। कल मुझे हर हाल में ये कंप्लीट करवाना है, मतलब कितना 40 क्वेश्चन हो गया ना, तो कल मुझे 50 हाँ. क्वेश्चन तुम लोगों को कराना।